हेलो गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाता हूं और आज की वीडियो में हम उससे आगे के कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके गाइस, इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी 11th चैप्टर की हम बात करने वाले हैं। तो गाइस से पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने बात कर ली थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने बात कर ली थी और साथ में हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर कर लिया था। पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं और साथ में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और उससे पहले हमने चार्ज की भी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से कर ली थी। तो गाइस ये चार ये टॉपिक हैं, ये पूरे हो चुके हैं। अब इससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो गाइस पिछली वीडियो में हम एक डेफिनेशन मैं आपको लिखाना भूल गया था, तो वो मैं लिखा देता हूं, ठीक है। तो गाइस एक डेफिनेशन है, वो बहुत बार पूछी जाती है, वो है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि डेफिनेशन ऑफ द 1 वोल्ट, तो ये पूछी जाती है। तो मैं लिखा देता हूं, इफ दैट जस्ट 2 मिनट्स गाइस। हाँ, इफ 1 जूल, ओके, इफ if 1 joule of work if 1 joule of work is required to move 1 coulomb COU 1 coulomb charge, then it is called 1 volt, ठीक है। If 1 joule of work is required to move 1 coulomb charge, then it is called 1 volt, ठीक है। तो मैं इसे समझाता हूँ। देखिए वोल्ट का फॉर्मूला यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V = W अपॉन Q। ओके गाइस यही था। तो मैं क्या ले लेता हूं कि मैंने W की वैल्यू ले ली 1 जूल। W की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1 जूल, और Q की वैल्यू भी ले ली मैंने क्या, 1 कूलम। यानी कि W की वैल्यू भी मैंने 1 ले ली और Q की वैल्यू भी 1 ले ली। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को 1 1 कर दूंगा, देन मुझे V की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और वो वोल्ट में मिलेगी। तो गाइस यही तो हमारा 1 वोल्ट था कि 1 वोल्ट कब है कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क, यानी कि 1 कूलम, यानी कि ये जो 1 कूलम आवेश है या फिर 1 कूलम चार्ज को मुझे सर्किट में फ्लो कराने के लिए अगर मुझे 1 जूल वर्क कार्य करना पड़ता है, यानी ये समझ लीजिए कि ये मेरा कोई सर्किट है, बाकी हम सर्किट की बात बाद में करेंगे, पर अभी थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि ये कोई बैटरी है, ठीक है, ये कोई बैटरी है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो मुझे इस पूरी सर्किट में क्यों ये वाला आवेश, ये क्यों चार्ज मुझे इस पूरे सर्किट में फ्लो कराना है, क्यों चार्ज को मुझे इस पूरे सर्किट में फ्लो कराना है, जिसके लिए मुझे W वर्क करना पड़ा। और W कितना, 1, यानी कि मुझे Q की वैल्यू भी अगर 1 हो, यानी कि 1 कूलम चार्ज को अगर मुझे पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए, 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए, इसे पॉजिटिव लेंगे साइड, 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए अगर मुझे 1 जूल वर्क काम करना पड़े, 1 जूल वर्क डन करना पड़े, तो जो मेरा वोल्ट है, जो मेरी वोल्टेज है, वो मुझे 1 वोल्ट मिलेगी। आशा करता हूं गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। ओके गाइस, ठीक है। तो गाइस ये डेफिनेशन है, इसको आप लिख लें, ठीक है। अब मैं इसे बता सॉरी गाइस। तो गाइस कल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर ली थी, लेकिन चलो इसे थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। गाइस मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज होती नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं होती, रियल में एग्जिस्ट ये करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये टॉपिक बना दिया, ठीक है, ये बनाया हुआ टॉपिक है, रियल टॉपिक ये आपको बात समझ में आए, यानी कि ये बनाया हुआ है खुद के जरिए और ये है मतलब प्योर, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं आखिरकार ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज।
जैसे कि गाइस आपने देखा होगा कि घरों में टंकी होती है, ठीक है, यही एग्जांपल सभी लेते हैं और मैं भी इसी एग्जांपल को लेके चलता हूं कि घरों में टंकी होती है। ओके गाइस, घरों में टंकी होती है। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों के लेवल को बिल्कुल इक्वल कर दिया। इन दोनों के लेवल को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इन दोनों के लेवल को मैं इक्वल कर सकता हूं, ठीक है। तो ये टंकी मैंने T1 मान ली और ये टंकी मैंने T2 मान ली। ये टंकी T1, ये टंकी T2 और इन दोनों को मैंने एक पाइप से ज्वाइंट कर दिया है। ओके गाइस, इन दोनों टंकीज को मैंने एक पाइप से ज्वाइंट कर दिया। आप बताइए गाइस कि ये दोनों टंकीज में पानी कहीं से फ्लो होगा? आप कहेंगे गाइस यहाँ से, आई मीन आप कहेंगे कि यहाँ से पानी फ्लो नहीं होगा। ओके, ये आपको जनरल सी बात है कि पानी फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, दोनों का लेवल सेम है। लेकिन मैं क्या करूं कि इस पहली वाली टंकी T1 को तो मैं अपनी जगह पे ही रहने दूं, ठीक है, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा ये दिखे, ठीक है, साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, पानी के लेवल को कम कर देता हूं ताकि आप ये ना कहें कि ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है, पानी ऊपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप सेम है, थोड़ा सा ना सेम है, ठीक है, लेवल सेम है, चलो कोई नहीं, सेम है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली टंकी को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ। ओके, इस वाली टंकी को मैं ऊपर ले गया। अब ये पाइप के थ्रू कनेक्शन है। ओके, ये पाइप के थ्रू कनेक्शन और इसमें वाटर है। गाइस डायग्राम पे मत जाइएगा प्लीज, थ्योरी को समझने की कोशिश। अब बताइए, इसमें पहले से थोड़ा बहुत पानी था, लेकिन जब मैंने इस टंकी को, इस T2 टंकी को मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, देन यहाँ से पानी फ्लो होगा और बेसिक बात है फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि लेवल फ्लो हो गया। और हमेशा जो एनर्जी है, एनर्जी है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाती है। याद रखना कि जो एनर्जी है वो हमेशा हाई वोल्टेज से हायर स्टेज से लोअर स्टेज की ओर जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हायर स्टेज है, यहाँ पर हाइट ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर हाइट कम है, इसीलिए जो इस टंकी से ये वाटर इसके अंदर आ गया, क्योंकि एक तरह से एनर्जी काम करी है। यही कुछ काम हमारा इलेक्ट्रिसिटी में भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेम जैसे कि देखिए, एक इलेक्ट्रॉन होता, गाइस ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव थोड़ी ना करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे तो मूव कर नहीं सकता, ये तो एट द रेस्ट है ना। फिलहाल ये क्या है, एट रेस्ट पर है। किसमें है? एट रेस्ट पर। लेकिन हमें इसे मूव कराना है, क्योंकि इसके मूव करने के बाद ही तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इसके मूव करने से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाए तो गाइस हम कहेंगे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, देन वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ओके गाइस, ये तो ठीक है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। ओके, तो यहां से मैंने इस डायग्राम को ला दिया। ओके, प्लस माइनस चलता है, ठीक है। अब यहां से मैं यहाँ पे ग्लव लगा देता हूँ चेक करने के लिए, ठीक है। टिकल टिकल टिंग टिंग, टिकल टिकल टिंग टिंग, ठीक है। तो सॉरी, टिकल टिकल टिंग टिंग, हाँ ठीक है, हो गया। अब यहां से मैंने प्लस लगा दिया। ओके, ये प्लस लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, अब जैसे ही मैं प्लस लगाऊंगा तो ये वायर है, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इस साइड में फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा रहा हूं गाइस, ये किसका फ्लो है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। क्यों इसी साइड में फ्लो क्यों कर रहे हैं? सर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर अट्रैक्ट करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ये डायरेक्शन सही है? सही है, सही। लेकिन जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ऐसा क्यों? करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो क्यों करती है? आपने सुना होगा कि करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ऐसा क्यों होता है? चलो जानते हैं। करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो इसलिए करती है क्योंकि गाइस ये प्लस है और ये माइनस है। अभी हमने पढ़ा एनर्जी हाई वोल्ट से लो वोल्ट की ओर जाती है, तो करंट भी तो एक तरह की एनर्जी है। करंट भी तो एक तरह की एनर्जी है, कभी तो हाथ लगाता ही झटका लगता है, ठीक है। तो करंट भी एक तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्लस वाले को हम हाई वोल्ट से बताते हैं और माइनस वाले को लो वोल्ट से। इसीलिए हम कहेंगे जो करंट है वो हमेशा अपोजिट होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में अपोजिट होती है। तो गाइस आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा कि करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में अपोजिट क्यों होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में क्यों है? अलोंग द डायरेक्शन नहीं होती, अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्लस की ओर मूव करते हैं, बट जो करंट है वो प्लस से माइनस की ओर, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये याद रख लेना। इसका रीजन क्यों है? रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट क्यों हो पा रही है? इसका रीजन है गाइस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई है और बैटरी पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज, यहाँ पर कम वोल्टेज, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहाँ पर हाई है, यहाँ पर कम है, तो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। पोटेंशियल डिफरेंस बनने के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर थे। जब इलेक्ट्रॉन हमने बैटरी नहीं लगाई थी तब तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर थे, लेकिन जैसे ही हमने बैटरी लगा दी तो इलेक्ट्रॉन की एक डायरेक्शन मिल गई, इलेक्ट्रॉन को एक फ्लो मिल गया गति करने के लिए। तो हम कहने लगे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो गाइस अब मैं चलता हूं आगे की ओर, ठीक है। तो आपसे ये बात ध्यान में रखना कि जो करंट है वो प्लस से माइनस की ओर और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अपोजिट साइड में मूव करते हैं, और इसका मेन रीजन पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। इसका मेन रीजन क्या होता है गाइस? पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 1 वोल्ट डेफिनेशन मैंने लिखा दी। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। किसकी गाइस? इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं। ए कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ए कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक current CULENT of an electric current is called electric सर्किट। यानी कि हम कह सकते हैं एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे मैं बना के दिखाता हूं। तो जैसे कि ये अभी मैंने डायग्राम पहले बना दिया, पर मैं वापस बना के आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर मैंने क्या लगा दी? एक बल्ब लगा दिया, ओके। और ये हमने क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दी, ठीक है। वैसे हम इसे सेल कह सकते हैं, बैटरी का टर्मिनल कुछ बड़ा कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हम इसे सेल से डिनोट कर सकते हैं। ये 2 लाइन खींचिए, प्लस वाली, बड़ी वाली हमेशा प्लस की होती है, छोटी वाली माइनस की होती है। लेकिन अगर हम थोड़ी बड़ी बैटरी की बात करें, बड़ी बैटरी को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? ये एक और सिंबल, और उसको हम इस तरह से क्लिक करके, हाँ कई लोग इसे नहीं दर्शाते हैं और कई लोग दर्शा देते हैं। तो इस तरह से और कुछ इस तरह से। तो ये सिंबल है बड़ी बैटरी का, कि यहाँ पर हमने एक बड़ी बैटरी लगा रखी है जिसका वोल्टेज काफी हाई है, ठीक है। तो ये बल्ब है, और हम यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। अच्छा, स्विच लगाने का तरीका, अभी ये क्या है? खुला है। अभी ये क्या है? यानी कि अभी ये जो सर्किट है वो बंद है। अभी सर्किट क्या है? इस टाइम पर सर्किट, ये जो सर्किट है, सर्किट क्या है? क्लोज है। क्लोज। सर ये तो खुला है, क्लोज कैसे हुआ? और सर इस टाइम पर ये सर्किट क्या है? खुला है। सर्किट क्या है? ओपन है। ऐसा क्यों? सर ये तो बंद होना चाहिए, ये तो खुला होना चाहिए, लेकिन ये तो कुछ उल्टा है। चलो बात करते हैं, ऐसा इसलिए हुआ है। देखो ये 2 वायर्स है, आपस में 2 वायर्स है। जैसे मैं, ये वायर है, इसको बना के दिखाता हूं, और यहाँ पर एक छोटे वायर, ठीक है। और ये वायर है, ये मतलब वैसे वायर है, और ये कुछ अगले वाले वायर है, ओके। अब मुझे बताइए, जब तक मैं इन दोनों वायर्स को आपस में टच नहीं करूंगा तब तक क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? सर नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों वायर्स को आपस में टच करना होगा। जैसे एज एग्जांपल कि मैंने इन दोनों वायर्स को मैंने किससे जोड़ दिया? एक मोटर से जोड़ दिया, जो बचपन में आप कारने में छोटे मोटे करते ही होंगे, ठीक है। तो इस मोटर से जोड़ दिया, और यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दी, हल्की सी, वही वाला डायग्राम है जो बचपन में आप बनाए होंगे, ठीक है। सर ये तो मैंने कर दिया। अब क्या होगा सर? अब यहाँ पर ये सर्किट तो टूटा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, क्योंकि सर आपको इन दोनों वायर्स को जोड़ना भी तो होगा। तो हम क्या कर देते हैं? इन दोनों वायर्स को जोड़ने के लिए कुछ एक कंडक्टर जैसी चीज लगा देंगे। ये कंडक्टर जैसी चीज लगा दी। अब ये गोला क्या बता रहा है? ये चीज क्या बता रही है? कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, सही है। तो ये जो चीजें क्या बता रही हैं? ये जो चीज यानी कि डॉट इससे इस काले वाले सिंबल को बता रहा है कि सर्किट अब की बार ओपन है। ओपन क्यों? क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और
इस टाइम पे क्लोज है। क्लोज क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, क्योंकि तार टूटा हुआ। ये समझ लीजिए कि तार क्या है गाइस, टूटा हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आएगा और ये दोनों चीजें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आप नोट कर सकते हैं, ये दोनों चीजें आप गाइस नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंटीन्यूअस एंड क्लोज पाथ, एक कंटीन्यूअस है, इसके अंदर एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें करंट भी दर्शा देता हूं मैं, यानी करंट को भी शो कर देता हूं। ये मैंने क्या कर दिया, करंट को भी शो कर दिया। करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। रीजन करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर क्यों जाती है सर? क्योंकि हमेशा एनर्जी है, करंट एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाती है, तो हाई से लो की ओर जा रही है। जैसे कि ऊंची रखी हुई टंकी से पानी नीचे आता है, हाई से लो होगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं इसे मिटा दूंगा गाइस। साथ साथ में आप प्लीज नोट भी करते रहना, और एक अच्छे खासे नोट्स आप प्रिपेयर जरूर कर लेना, बाद में आपको काफी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो गाइस अब मैं आगे चलता हूं। अब हम बात करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, और गाइस इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग है जिसको मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो काफी सारे टीचर्स भी आखिरकार गलती कर ही देते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। पहले मैं थ्योरी लिखा देता हूं। द पोटेंशियल difference the potential difference between the potential difference between the ends of conductor CONDUCT or conductor ends of conductor wire is proportional की स्पेलिंग देख लेता हूँ भाई, PROPORTIONAR proportional is proportional to the voltage। ठीक है, proportional to the current flowing, proportional to the current flowing through it, proportional to the current 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 flowing through TH, current flowing through it, but ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बट यहां से इंपॉर्टेंट है, बट प्रोवाइडेड टेम्परेचर, बट प्रोवाइडेड TEMPERA temperature of conductor and DU provided temperature of conductor is the same is the same। अब इसका मतलब भी समझाता हूं, पहले थ्योरी आप नोट कर लीजिए और उसके बाद में इसका मतलब समझाओ। द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम किससे निरूपित करते हैं? V से, यानी कि इसको हम किससे शो करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम किससे शो करते हैं? V से। बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर वायर। ठीक है, यानी कि जो कंडक्टर वायर के एंड यानी कि किनारे की बात कर रहा है गाइस। जैसे ये तार हो गया, तार का ये प्लस सिरा और ये वाला माइनस सिरा, तो तार के जो एंड्स है, वायर के जो एंड होते हैं, वायर के ये वाले एंड्स, इनके एंड्स, तो इनके एंड तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर वायर इज प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू द करंट यानी करंट फ्लोइंग, यानी ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। वैसे हमारा काम तो ये तो होगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बट प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज द सेम। लेकिन अगर इसकी कंडीशन ये है कि ये जो तुमने वायर लगा रखे हैं, इनके वायर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें टेम्परेचर की बात ही कर रही थी, लेकिन मैं आपको बताऊं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। याद रखना, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इस वायर की फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें बदलनी नहीं चाहिए, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो अब यहां से ये दोनों चीजें आपस में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो सर एक कांस्टेंट आता है। सर वो कांस्टेंट क्या होता है? सर वो कांस्टेंट क्या होता है? R होता है, और R V = RI। सर ये हमारा ओम का
रूल है। सर ओम के रूल में हमें बात नहीं याद, क्या ये बात याद रखनी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। बस याद हमें रखनी है, याद हमें क्या रखना है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो वायर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होनी चाहिए, आई मीन कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम नहीं कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक, अच्छा सर इसमें एक रूल है कि सर V प्रोपोर्शनल I है, सर हम इसे यूं नहीं लिख सकते क्या, I प्रोपोर्शनल V, क्या हम इसे यूं नहीं लिख सकते? बेटा लिख तो सकते हैं, पर दिक्कत है कि आप ये कर दोगे, ठीक है, ये सही है और ये भी सही है, ये नहीं है, ये गलत नहीं है। जब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगी, इसका मतलब ये है वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी। हालांकि सीधा मतलब तो यही है कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, सही है, कि एनर्जी ज्यादा, एनर्जी हाई वोल्टेज से, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये टंकी तुमने और इसको तुमने ऊपर, अब मैं इसको और ऊपर कर दूंगा तो पानी और तेजी से आएगा ना, तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट और तेजी से बहेगी, यही तो बात है, करंट और तेजी से बहेगी, ये तो सही है। हालांकि रूल तो सही है, लेकिन अगर हम ये करना चाहें, मान लो ये हम करना चाहें कि इसका रूल क्या है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, यानी कि करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज, ये तो सही है, लेकिन आप गलती क्या कर दोगे, गलती ये कर दोगे इस साइन हटाओगे और आर वी कर दोगे, बस ये गलत हो जाता है। ठीक है, यहां पर होगा क्या, प्रोपोर्शनल का साइन हटने के बाद होगा क्या, इन दोनों को हमें सेम करना, बराबर का साइन क्या बताता है, इक्वल का साइन क्या बताता है कि हमें इन दोनों को सेम करना है। तो गाइस सेम करने के लिए हमें कोई ना कोई एक अदर वैल्यू को हमें उससे गुणा करना होगा, ठीक है, अदर वैल्यू को हमें गुणा करना हो, तो अदर वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना हो। अदर वैल्यू को आप मल्टीप्लाई इस साइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू बराबर होगी ही नहीं, ये वैल्यू दोनों सेम नहीं होंगी। V इक्वल टू आर आई, ये दोनों वैल्यू सेम है, V और आर आई ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि यहाँ पे मैथ के रूल से अकॉर्डिंग करें तो ये 2 किलो तो ये भी 2 किलो, ये कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये 3 किलो हो चुकी है और ये भाई साहब हमारा क्या हो चुका है, ये 2 किलो ही रह गया, तो कुछ इस तरह से। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लगाना होगा अब बराबर, अब हमारा वो रूल वैसे ही आ जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। अब ये रूल सही है, यानी कि ये वाला गड़बड़ नहीं है, ये तो सही है, बट ये जो कंडीशन तुम कर देते हो कि हम ये कंडीशन के I इज इक्वल टू RV, ये गलत है, ठीक है, ये गलत नहीं है, ये गलत है। ओके गाइस, आपको समझ में आ चुका होगा। हालांकि प्योर जो है वो यही है, इसे ही हमें अपनाना है कि वोल्टेज देने के बाद में ही करंट आती है, करंट पहले नहीं आती, वोल्टेज के बाद में आती है, तो ये आप बात ध्यान रख लेना। ओके गाइस, तो यहां तक हो गया होगा। चलिए तो अब मैं इसे मिटा देता हूं, अब आगे बात करेंगे। ओके गाइस, सॉरी गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। तो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग की स्पेलिंग देखना था भाई साहब, INTERRUPT से, इंटरप्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इंटरप्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या है, इंटरप्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी कि इंटरप्टिंग यानी कि इंटरप्ट कर दे इलेक्ट्रिक करंट को। यदि कोई ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में इसे इंटरप्ट कर दे, इलेक्ट्रिक करंट बहेगी भाई, इलेक्ट्रिक करंट है, ये कोई वायर है, वायर से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, यानी आई जा रही है, ये इलेक्ट्रिक यानी आई मूव हो रहा है, हाँ ऑब्वियस बात है, वायर लगाएंगे हम, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने में, इसे फ्लो करने में ऐसी कोई चीज जो इसे इंटरप्ट कर दे, इसे रोक दे, तो उसे ही हम रेजिस्टेंस कहेंगे, और जिसे हम आर से शो करते हैं। तो क्या, जिसे हम किससे शो करते हैं, आर से, किससे शो करते हैं गाइस, आर से। तो आर का फॉर्मूला हो जाता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आर आई। तो यहां से आप फॉर्मूला निकालोगे, क्योंकि V इज इक्वल टू आई, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन आई, ठीक है, V अपॉन आई। तो यहां से हम आर की वैल्यू लिख देंगे V अपॉन आई। तो ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको नोट करना है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसे नोट कर लो। ओके गाइस,
अच्छा, इसे थोड़ा सा वो डायग्राम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम दिया गया है तो हम इसे डायग्राम से, आपने इस फॉर्मूले में नोट कर लिया, मैं इसे मिटा रहा हूँ, मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूँ जिसकी हेल्प से हम और अच्छा समझ सकते हैं। जैसे कि मैं एक सर्किट बना रहा हूँ और वो सर्किट आप नोट कर लेना, उसे अपने कॉपी में जरूर बना लेना, ठीक है। तो एक डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर कुछ एटम्स हैं, ओके, चलो मैं 2 ही बना लेता हूँ, ज्यादा नहीं करते। यहाँ पे कुछ एटम्स है, यहाँ पे कुछ एटम्स है, ठीक है। और ये वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये बड़े वाले गाइस एटम्स हैं, और ये जो काले काले में दर्शा रहा हूँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये काले काले क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये काले भाई साहब हैं, कालू भाई साहब, कालू भाई साहब हैं इलेक्ट्रॉन, क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉन। और ये बड़े भाई साहब हैं मोटे मोटे, ये क्या है, एटम, का है, एटम, ठीक है। अब काम हम करेंगे, इसको हम जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं गाइस, बैटरी से, ओके। तो इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे। सर बैटरी से जोड़ने के बाद प्लस और माइनस लगाओगे, यानी कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के कारण होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्लस से माइनस की ओर जाती है, क्यों से, क्योंकि हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है। सर ये बिल्कुल समझ में आ गया, आपको आप बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ सही है सर, यहां तक ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे अपोजिट आई के डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, आई के अपोजिट डायरेक्शन। तो इन ये जो एटम्स हैं ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहते थे, बट क्या हो रहा है, ये एटम्स उन्हें रोक रहे हैं। लेकिन कुछ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो फ्लो कर रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मैं दिखा रहा हूं ये तो फ्लो कर रहे हैं, ये तो फ्लो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ये तो फ्लो कर रहे हैं ना, तो ये तो फ्लो कर रहे हैं। तो इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये तो फ्लो कर रहे हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एटम आ जा रहे हैं, एटम के बड़े बड़े मॉलिक्यूल आ जा रहे हैं, जिनके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पा रहे। तो एक तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, किनके कारण, एटम्स के कारण, जिनके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं गाइस जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके कारण फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स के मूव के कारण ही फ्लो करती है। ये बात आप जरूर याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स के मूव के कारण ही फ्लो करती है। अच्छा, इसका कारण थोड़ा बहुत मैं आपको समझा सकूं, जैसे थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी प्लस के रूप में हम दर्शाते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, या फिर पढ़ लेना कि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वहां हम प्लस दर्शाते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और यहां पर हमने प्लस दर्शाया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा वैसे वैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज उसके पीछे रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज पीछे, इलेक्ट्रॉन मूव किया, पॉजिटिव चार्ज पीछे। तो हम ये एक तरह से, ये वैसे ये प्योर थ्योरी नहीं है, पर इसे हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूव तो पीछे, इलेक्ट्रॉन का मूव आगे, और पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव जो चार्ज है वो पीछे, इस तरह से हम कह सकते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हमेशा कहां पर मूव करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा आई की डायरेक्शन होती है, ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन आगे और आई यानी कि पॉजिटिव चार्ज पीछे, इस तरह से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। बाकी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की मूव की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आई की डायरेक्शन होती है, याद रखना, ओके। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ओके। तो हमें रेजिस्टेंस समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में कोई भी जो रुकावट होती है, जो बाधा होती है, हिंदी में कहें तो उसे ही हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, ओके गाइस। तो अब हम बात करने वाले हैं, 2 डेफिनेशन हैं जिनको मैं लिखा देता हूं ताकि हमारा कोर्स टाइम पर होता रहे, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और एक होता है हमारा रियोस्टेट, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन आपको मैं नोट करा देता हूं और इन्हें अच्छी तरह समझा देता हूं। इन दोनों डेफिनेशन को हमें याद करना है। चलिए बात करते हैं। द कंपोनेंट्स यूज्ड टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, द कंपोनेंट used to control control electric current in a circuit, in a CIRCU, in a circuit without
without changing the source voltage, without without changing without changing the source voltage, without changing the source voltage is called variable variable resistance, variable गाइस वेरिएबल रेजिस्टेंस की जैसा ही कुछ ये होता है, तो पहले वेरिएबल रेजिस्टेंस को समझाता हूं। ये कहना चाहिए द कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट कोई भी एक तरह का कंपोनेंट यूज, जिसका यूज होता है टू कंट्रोल करने में, ठीक है, यहां तक समझ में आया। जब कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट जिसका यूज हम करेंगे किसमें, कंट्रोल करने में, किसको कंट्रोल करने में, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने में, यानी कि एक ऐसा कोई कंपोनेंट जिसका यूज होगा इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने में, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने में। इन एक सर्किट के अंदर, जैसे कि मैं कोई सर्किट बना लेता हूँ छोटा मोटा सा, या टिकल ठीक है हुआ, और ये मैं कोई भी छोटा मोटा सर्किट बना लेता हूँ, और ये सर्किट कैसा है गाइस, ये खुला है, बंद है गाइस। अभी वैसे हम इसे खुला कहेंगे, लेकिन अभी ये बंद, अभी क्या है, ये बंद नहीं है, हम ये खुला सर्किट है। खुला क्यों है, और अब ये बंद सर्किट है, ठीक है, अब ये बंद सर्किट है, ठीक है। वैसे अब इसे हम चालू कहेंगे, यानी अब ये चालू है, अब ये क्या है, अब इसे क्लोज सर्किट कहेंगे ना, अब इसे क्लोज सर्किट कहेंगे, मतलब आप समझ गए होंगे, यानी अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ओपन थोड़ा क्लोज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, बस उल्टा आप समझ लेना, यानी कि अब ये सर्किट चालू, ठीक है, अब ये ओपन है, अब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और अदरवाइज अगर हम इसे बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, और अब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है, याद रखिए। अब क्या है, द कंपोनेंट यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, एक सर्किट में एक ऐसा कोई कंपोनेंट यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट विदाउट चेंजिंग द सोर्स वोल्टेज। तो हम यहां से कोई भी एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा देते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध जिसे हमें, या फिर क्या कहते हैं, कुछ ऐसा सा, ठीक है, और इसे हमें कुछ इस तरह से दर्शाते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है गाइस। ये जो साइन होता है, ये जो साइन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो साइन होता है, ठीक है, ये साइन होता है किसका, रेजिस्टेंस का, और उसके ऊपर हम कुछ ऐसा सा एरो बना देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, परिवर्ती प्रतिरोध, जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। किताब में देख लेना, शायद यही होगा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि एरो ऐसे ही होगा या कुछ होगा, चलो ठीक है, मतलब ये एक परिवर्ती प्रतिरोध मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अगली क्लास में देख लूंगा, शायद इसका साइन कुछ ऐसा ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गलती है, बाकी हम ठीक है, ठीक है। ये परिवर्तित, एक बार मान लेते हैं, ये परिवर्तित प्रतिरोध वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ओके, ठीक है। किताब में आप, मैं कल बता दूंगा आपको ये सही है या गलत, बाकी मेरा अकॉर्डिंग सही होगा। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस करेगा क्या, ध्यान से सुनो, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस करेगा क्या, इसकी जो वोल्टेज है इसमें तो कोई चेंज नहीं करेगा। इसकी वोल्टेज मान लो आपने 12 वोल्ट दे दी, तो 12 वोल्ट में कोई चेंज नहीं देगा, 12 वोल्ट की 12 वोल्ट रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। 12 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन होगा क्या, ये जो है, ये जो डिवाइस है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो कंपोनेंट है, ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करेगा। देखो गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो ये रेजिस्टेंस है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ऐसा रेजिस्टेंस है जो इसकी वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, इसकी वोल्टेज में कोई चेंजमेंट नहीं करेगा, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देगा। यानी कि हम कह सकते हैं वोल्टेज में नो चेंज, वोल्टेज में नो चेंज हो, यानी कि ओम लोग को तो भूल ही गई भाषा, यानी वोल्टेज में कोई चेंज नहीं करेगा, विदाउट चेंज, लेकिन करंट को क्या करेगा, ये करंट में चेंज होगा, करंट में चेंज होगा, करंट में चेंज होगा, करंट में चेंज होगा। ऐसा होता क्यों, ऐसा होता ऐसा होता क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो है, ये कुछ जो वायर है, वायर की जो कंडीशन है उसको थोड़ा चेंज कर देता है, और उसके अंदर जो एटम्स हैं, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके कारण कुछ ऐसा होता है। बाकी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में समझेंगे, ठीक है। ये इंटरनल है, तो अभी हमें यही समझना है, बस इतना सा समझना है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो वोल्टेज में चेंज नहीं करता, विदाउट चेंज इन वोल्टेज, बट इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। बस इतना सा हमें समझना है, ठीक है। आपको आशा करता हूं समझ में आ गया। अब हम नीचे वाले की डेफिनेशन समझ लेते हैं। आशा करता हूं हमने डायग्राम बना लिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन ये। अब सेकंड डेफिनेशन है, द डिवाइस यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस, द डिवाइस used to
the device used to the the device used to change the resistance of an electric circuit an electric of an electric circuit is called rheostat. रियोस्टेट की स्पेलिंग, हाँ रियोस्टेट। वैसे हिंदी में से धारा नियंत्रक कहते हैं, धारा नियंत्रक, बाकी हिंदी वाले से ज्यादा समझ में आता है।